हम शादी पे कंसंट्रेट करेंगे। शादी के बारे में जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए, कोई हॉरोस्कोप आए, तो आप उसका कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें। मेरी कोशिश होगी कि आपको वहां तक ले चलूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो शादी में, शादी के कुछ बातों को लेके मेल्स के लिए और है, फीमेल्स के लिए और है। एक छोटी सी कहानी है कि जब ये एस्ट्रोलॉजी बनी तो सबसे पहले राज दरबार में ही एस्ट्रोलॉजी होती थी। राज ज्योतिषी होते थे, महाराजा के पुत्र होगा या नहीं होगा, वारिस मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, उनको कोई बीमारी तो नहीं आएगी, कोई सामने वाला या पास वाला या साथी को पीछे वाला कोई ऐसा राज्य तो नहीं उसके ऊपर अटैक कर देगा और हमारा जो देश है संकट में आ जाएगा, अकाल तो नहीं पड़ जाएगा। ये सारी बातों के लिए एस्ट्रोलॉजी थी। तो जनरली एस्ट्रोलॉजर राजा के बारे में बात करते थे, राजा के पुत्रों के बारे में बात करते थे, वजीरों के पुत्रों के बारे में, वजीरों के बारे में बात करती थी। आज एस्ट्रोलॉजी जनमानस के लिए उपलब्ध है। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पर्सन एस्ट्रोलॉजी को कोई भी किसी के पास भी जाकर पूछ सकता है। उस समय क्या हुआ कि रानियां, उनको भी क्रेज होने लगी कि हम भी अपने बारे के पूछें। कुछ रानी महारानी ऐसी थी जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा, जिनका ठीक निकल गया तो उन्होंने तो बहुत से जेवरात धन देके अपने एस्ट्रोलॉजर को विदा किया। लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि राजा को कह के उनको मृत्यु के घाट उतार दिया, पंडितों को। तो पंडित लोग उठ के गए जब ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, बात तो ठीक है। बोलते ये एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी है तो लड़कियों पे क्यों नहीं लगती, फीमेल्स के लिए क्यों नहीं लगती, हमारी आदमियों पे हमारी जो स्टिक जाती है, मेल्स के लिए हम जो भी भविष्यवाणी करते हैं बिल्कुल स्टिक जाती है, फीमेल्स पे हमारी जो भविष्यवाणी होती है वो गलत हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि यार सही बात तो यह है कि ये जो जगत जननी है इसी का रूप है, साहब जितनी महिलाएं हैं इसी का रूप हैं। नारी शक्ति को मैं भी प्रॉपर समझ नहीं पाया आज तक, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आती है। अच्छा ऐसे करते हैं, अब इसके बारे में रिसर्च करके फिर एक नारी जातक के नाम से ग्रंथ बनाते हैं ताकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नारी जातक जो ग्रंथ है उसका फिर निर्माण हुआ। अब नारी जातक के सारे भेद हमारे पास हैं। इसलिए जो मैरिज है, मैरिज में मेल की जितनी भूमिका है फीमेल की भी उतनी ही भूमिका है। यहाँ पे मुझे नारी जातक, जिसको फीमेल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसके बारे में भी आपसे वर्णन करना होगा। लेकिन मैं वर्णन शादी से रिलेटेड ही करूँगा, बाकी आपको आगे वाली क्लासों में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल, मेल पे भी लगती है और फीमेल में भी लगती है। हर घर कुछ कहता है। हॉरोस्कोप में कोई भी सब्जेक्ट है वो पहले घर से लेके 12वां घर, जितने भी घर हैं सब इसके लिए कुछ ना कुछ योगदान डालते हैं। उसी में से एक सब्जेक्ट शादी है। शादी के बीच में भी 12 के 12 जो हमारी घर हैं कुंडली में, सबका ही योगदान रहता है। वो मैं आपको लिखाता हूं, आप लिखिए। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो सेल्फ का होता है। व्यक्ति चाहे मेल है चाहे फीमेल है, फर्स्ट हाउस डिनोट्स सेल्फ। सेकंड हाउस शादी में कुटुंब का होता है, कुटुंब के बढ़ने का होता है।
जब भी आपकी शादी होती है तो आपका पर्सनल कुटुंब भी बढ़ता है, फैमिली कुटुंब भी बढ़ता है। पर्सनल कुटुंब आप 1 से 2 हो जाते हैं, और फैमिली कुटुंब जो आपके पिता का होता है, आपके घर परिवार का होता है, उसमें भी एक नए बंदे की एडिशन हो जाती है। फीमेल के केस में उनकी पर्सनल ग्रोथ तो होती है फैमिली की, 1 से 2 हो जाती हैं वो, एक वो और एक उनका स्पाउस। तीसरे घर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है शादी में। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है, आपका एनर्जी लेवल होता है, कितनी एनर्जी आप डे टू डे लाइफ में इनपुट देते हैं, आपके पराक्रम का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, अवे फ्रॉम होम का होता है, घर से दूर। तो शादी में जब शादी चलती है तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन शादी में जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं तो उनमें कई बार छोटे भाई बहन की इंटरफियरेंस से भी शादी में प्रॉब्लम आती है। कई बार जो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसका पराक्रम जो है शादी को लेके ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता, एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता, जो शादी पारिवारिक जीवन जो है उसमें उमस आ जाती है। कम्युनिकेशन, तीसरा घर शादी में कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन विद द स्पाउस, कम्युनिकेशन विद द फैमिली, एक दूसरे को अपने बारे में समझाना शादी में एक बहुत बड़ी रस या जहर पैदा करता है। फोर्थ हाउस आपकी माता का होता है। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस सुख स्थान भी होता है। शादी के बाद अच्छा घर, अच्छी लग्जरी, अच्छी गाड़ियां, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, ये सब का सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस में कहीं क्लेश तो नहीं है, वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। इसके बाद आ गया पांचवा घर। पांचवा घर शादी के लिए बहुत अच्छा है। यदि ये लव अफेयर का घर है, इट्स इफ द अफेयर लाइक सिचुएशन विद द स्पाउस देन इट्स वेरी नाइस। ये अफेयर्स का घर है। यदि लव अफेयर आप अपने स्पाउस से करते हैं, अपनी पत्नी से या पति से करते हैं, इतना उसको मान सम्मान देते हैं जैसे एक लवर देता है या लवर देती है, फिर तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यदि आप शादी से बाहर जाके कोई सेकंड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आप उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं जो कि आपके स्पाउस का हक है, तो यही पांचवा घर आपकी बर्बादी होता है। और पांचवा घर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है, जो शादी के ऊपर भारी पड़ता है। कोई इंसान कितना रिस्क लेता है ज़िंदगी में, जुआ खेलता है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करता है, रिस्की स्पोर्ट्स करता है जिसको एडवेंचर स्पोर्ट बोलते हैं, कोई नशे करता है, किसी भी तरह का रिस्क जो ज़िंदगी के साथ होता है, वो पांचवें घर से हम देखते हैं। जब ऐसी कोई एडिक्शन आ जाती है, देखिए जुआ खेलना एक एडिक्शन है, लॉटरी डालना एक एडिक्शन है। कई बार इंसान के पास पैसे होते हैं, वो सारा जुए में हार जाता है, घर खाली जाता है, घर चलेगा कैसे। ये आपकी आदत जो है वो घर परिवार को ख़राब कर देती है, घर को तोड़ देती है। शादी के बाद हर किसी की एक चाहत होती है कि हमारा परिवार बढ़े। दादा दादी, नाना नानी आपको बोलते हैं कभी जल्दी घर में खुशी लाओ। तो जो बच्चे हैं वो भी पांचवें घर से देखे जाते हैं, वो भी शादी का ही एक हिस्सा है। बच्चे शादी का बाई प्रोडक्ट हैं जो आने ही होते हैं,
लेकिन जब वो लेट आते हैं तो आपको एक उसके बारे में आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अभी बच्चा नहीं हुआ, क्या कारण है। वो भी हमने शादी जब कुंडली मिलान होता है उसी समय देखा जाता है कि ये बच्चे इसके लिए प्रॉपर होंगे कि ये नहीं होंगे। छठा घर 7वें का 12वां है। छठा घर रोग स्थान है, छठा घर मुकदमेबाजी है, छठा घर वकील है, छठा घर बहुत से झगड़े हैं, छठा घर आपकी कंपटीशन में आगे जाने की कैपेसिटी है, छठा घर आपके जूझने की शक्ति है। लेकिन इसके साथ छठा घर 7th हाउस जो शादी का घर है उससे 12वां है। 12वां होने के नाते छठा घर शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यदि छठे घर का स्वामी 7वें घर में चला गया जो 7वां घर शादी का है तो समझ लो क्लेश उठ के शादी के बड़े घर में चला गया। यदि 7वें का स्वामी छठे घर में आ गया तो समझ लो शादी उठ के क्लेश में आ गई, डिस्प्यूट में आ गई। बात एक ही है। तो रोग स्थान भी है, कई बार ऐसा रोग लग जाता है जो शादी के लिए घातक होता है, वैवाहिक जीवन के लिए घातक होता है। अब 7th हाउस शादी का प्राइम हाउस है। जैसे ही शादी की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए शादी। जब शादी हुआ तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 7th हाउस। हॉरोस्कोप में हर घर ऐसा होता है जो किसी ना किसी चीज को सिग्निफाई करता है, मेन कारका होता है। शादी का मेन कारका 7th हाउस है, इसलिए जब भी शादी की बात होगी 7th हाउस पे आपकी निगाहें आएंगी, 7th लॉर्ड पे आपकी निगाहें आएंगी, ये स्वाभाविक है। तो शादी का 7th हाउस है, इसमें यदि छठा घर का स्वामी आता है तो क्लेश शादी में आ गया। यदि 7th हाउस का स्वामी छठे में आ गया तो शादी क्लेश में आ गई। तो कई बार शादी होने नहीं देता, छठे घर का स्वामी 7th में हो तो आपको चॉइस नहीं मिलती, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ शादी नहीं होती, इसलिए शादी टलती जाती है। ये समझ लो आप सफोकेशन में हैं, शादी के बाद भी एक सफोकेशन सी बनी रहती है, अनलेस एक्सपेक्टेड बाई सम गुड हाउसेस और गुड प्लैनेट्स। दूसरी बात, 8वां घर। 7वें घर से हम क्या देखते हैं? आपका स्पाउस देखते हैं, पति या पत्नी देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, उसकी क्वालिटीज को देखते हैं, उसकी एजुकेशन को देखते हैं, सब कुछ 7th हाउस। जैसे आपके लगन से आपके बारे में सारा कुछ पता चल जाता है, ऐसे 7th हाउस से आपके स्पाउस के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है। डायरेक्शन कौन सी होगी, ये सब कुछ। 8th हाउस आपकी हॉरोस्कोप का वो घर है जो शादी के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शादी होने तक 7th हाउस कारक है। कैसी दुल्हन मिलेगी, कैसा दूल्हा मिलेगा, मिल गया। उसका स्वभाव कैसा होगा, मिल गया। उसके पास पैसा कितना होगा, मिल गया। जो जैसा था आपकी किस्मत में 7th हाउस ने उसको दे दिया है। अब उसके साथ शादी चलनी कैसे है, बात यह है। शादी होना अलग बात है, शादी से इंपॉर्टेंट बात क्या है, शादी का निर्वाह कैसे होगा, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज कैसे होगी, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि कैसी होगी। फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज देखना है तो 8वें घर में जाना पड़ेगा। 8th हाउस डिनोट्स फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज, अच्छी है या बुरी है। 8th हाउस डिनोट्स डॉरी। 8th house denotes any unearned help from the in-laws. 8th house denotes obstacle in marriage. 8th house से हम देखते हैं कि शादी जो है उसमें कुछ बेइज्जती, इंसल्ट, क्योंकि 8th हाउस इंसल्ट का है, कोई इंसल्ट तो नहीं होने वाली। क्योंकि जब डॉरी का केस बनता है, आपका झगड़ा होता है अपने स्पाउस के साथ, तो पुलिस घर में आती है। 8th हाउस पुलिस का भी है, 8th हाउस इंसल्ट का भी है, 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स का भी है। तो ये सब जो आपने देखना है ये हमको 8th हाउस से देखना पड़ेगा।
आगे आ गया 9th हाउस। 9th हाउस आपके भाग्य का स्थान है। 9th हाउस ड्यूल साइन के लिए बाधक स्थान है। 7th हाउस जो आपके स्पाउस का है, आपकी शादी का है, आपकी पार्टनरशिप का है, उसके साथ साथ वो जो फिक्स जो ड्यूल साइन है, ड्यूल साइन के लिए बाधक है। 9th हाउस फिक्स साइन के लिए बाधक है। 11th हाउस जिसको इच्छा पूर्ति का घर बोलते हैं, वो मूवेबल साइन के लिए बाधक है। ये हमें ध्यान में रखना है। भाग्य स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है, गुरु घर है, गुरु स्थान है, और इसके साथ साथ वो धर्म स्थान भी है। इसके साथ साथ आपके भाग्य का भी स्थान है वो। उसके बाद 10th हाउस। 10th हाउस आपकी नेम का, आपकी फेम का, आपकी इज्जत का, आपके सम्मान का घर है। किसी की शादी बहुत धूमधाम से होती है, जिसकी सारे शहर में चर्चा होती है, वो 10वें घर से देखते हैं। किसी की शादी कोई भाग के करता है, पुलिस पीछे लगती है, घर वाले पीछे लगते हैं, उसकी भी सारे शहर में चर्चा होती है, वो भी 10वें घर से देखी जाती है। और 11th हाउस, वैसे तो ये घर हमेशा इच्छा पूर्ति का है, जिस घर से जुड़ता है उसकी इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन मूवेबल साइन के लिए ये बाधक स्थान है। इसमें बैठा हुआ प्लैनेट बाधक कहलाएगा, और इसका मालिक जो प्लैनेट होगा, जो राशि इसकी इसमें पड़ी होगी, उसका स्वामी जो है बाधकेश कहलाएगा। कई बार बाधकेश की दशा चलती होती है, अंतर्दशा चलती होती है, बाधक स्थान की, बाधक प्लैनेट की अंतर्दशा दशा चलती है, उसमें शादी नहीं होती। हालांकि शादी दशा बोल रही होती है, दशा बोलती है, लेकिन वो क्योंकि उसका जो करैक्टर है वो बाधक का है या बाधकेश का है, वो शादी में होने नहीं देता, शादी में रुकावटें आता है। तो उसके बाद 12वां घर। 12वां घर शादी का बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। ये आपका पर्सनल बेडरूम है, मियाँ बीबी का बेडरूम, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का बेडरूम, आपकी पर्सनल वो स्पेस जिसमें कोई नोक झोंक नहीं कर सकता। वहां पे आपको शादी के परम आनंद मिलता है, शादी का परम आनंद आप वहां भोगते हैं। 12वां घर है आपका, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जिंदगी की हर मुश्किल को, हर कड़वाहट को वहां से, 12वां घर इतना अच्छा होता है तो वहां से दूर हो जाती है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, रात को पति पत्नी लड़ते लड़ते बेडरूम में घुसते हैं, सुबह स्माइलिंग फेस इकट्ठे बैठ के बैठी पीते हैं। ये उस घर का रस है। यदि उस घर में रस की कमी है तो अच्छी भली जिंदगी, बहुत अमीर क्यों ना हो आप, बहुत हर तरह की सुख सुविधा क्यों ना हो, यदि आपका 12वां घर अच्छा नहीं है तो आप शादी का सुख नहीं एंजॉय कर सकते। इसलिए 12वां घर सबसे ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये 12वां घर से लेके, पहले घर से लेके 12वें घर तक आपको शादी के बारे में चर्चा की है। आशा करता हूं आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आप समझते हैं कि ये अच्छा लेक्चर है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक लगातार और जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।